चैप्टर अगला जॉब कॉस्टिंग, और ये मैं आपको बता चुका क्या होती है। अगर कस्टमर्स डिफरेंट डिजाइन के प्रोडक्ट्स बनवाते हैं तो फिर हम हर कस्टमर के लिए उसको एक अलग जॉब नंबर अलॉट कर देंगे। जैसे पिछले सवाल में ABC था, कोई और कोडिंग भी हो सकती है, और हर जॉब का अलग वर्क इन प्रोसेस बनता है। बाकी वही है जो अभी पिछले चैप्टर में किया। तो इसके सीधे सवाल पे आते हैं। इतनी को अंग्रेजी तो लिख लें। मिसाल दी थी मैंने, फर्नीचर ऑर्डर पे बनाते हैं, कपड़े ऑर्डर पे बनाते हैं। तो चूंकि हर कस्टमर की अलग अलग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन हो सकती है, तो हर ऑर्डर को अलग अलग नंबर अलॉट करके हर ऑर्डर का वर्क इन प्रोसेस अलग बनता है। हाँ जी है? हाँ, इसी का सवाल करेंगे। बोर हो गया जाना चाहे तो चला जाए एक बार। है जी, रिपीट कर दूं, जो बोर हो गया जाना चाहे वो चला जाए। जॉब कॉस्टिंग मैंने ये कहा है कि अगर कस्टमर्स हमें डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन, नाप, क्वालिटी, जैसे फर्नीचर, कपड़े, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के ऑर्डर देते हैं, तो फिर हम हर कस्टमर के ऑर्डर का अलग नंबर लगा लेंगे और हर जॉब का अलग वर्क इन प्रोसेस बनेगा। इस चैप्टर में दूसरे सवाल पे आ जाए। RIL स्प्रिंग 18 चैप्टर 6 में जहां पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, चैप्टर 6 उससे अगले पेज भी होगा। चैप्टर 6 में जहां आई के पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, उनमें दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। स्प्रिंग 18 पढ़ लें, अगर जाग रहे हैं तो मैं करता हूं। स्प्रिंग 18 RIL क्या क्या? हाँ जी, टेलर तभी कपड़े सिएगा ना जो ऑर्डर आएगा, तो क्योंकि वो तो कपड़े साइज के हिसाब से सी के दे रहा है, तो इसलिए इसमें जब ऑर्डर आएगा तो ही प्रोडक्शन होती है। अब आप समझे इंटीग्रेटेड सिस्टम ही है। इस सवाल में कहाँ लिखा है जनरल लेजर, फैक्ट्री लेजर? नहीं लिखा ना, तो बस इंटीग्रेटेड का। जागे 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 जागे।
चले अगर पैदल भी पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल लिखा हुआ है? रिक्वायर्ड क्या है? जर्नल एंट्रीज, और इनकी डेट्स नहीं है तो बस वही सेट्स बना लेते हैं। अच्छा, इसमें कहीं जनरल लेजर, फैक्ट्री लेजर के अल्फाज, तो बस फिर ये इंटीग्रेटेड ही है, यानी स्ट्रेट एंट्रीज ही हैं बस। स्प्रिंग 18 मटेरियल और जी सबसे पहला काम मटेरियल खरीद लेते हैं। तो अब ये उन्होंने थोड़ा सा पहलियां से भी पूछ ली। मटेरियल परचेज किधर किया है? नहीं किया? हाँ जी, पॉइंट नंबर वन में प्रोडक्ट के यूनिट दिए हुए। पॉइंट नंबर 2 में बताया हुआ है कि एक यूनिट के लिए कितने किलो लगता है, और पॉइंट नंबर 3 के अंदर मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग बताया हुआ। तो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट 1 के इस्तेमाल से मटेरियल यूज्ड निकलेगा कि परचेज निकलेगा? यूज्ड कि इन जॉब्स में कितना मटेरियल यूज हुआ, और पॉइंट 3 में ओपनिंग क्लोजिंग है तो परचेजेस फाइंड करनी पड़ेंगी। मटेरियल यूजेज जॉब F01 पे 500 यूनिट्स पे 5400 यूनिट्स पे 24 kg इंटू 30 3888000, और जॉब F02 पे 3600 इंटू 24 इंटू 30 259200 64। ये मटेरियल यूजेज है, हमें परचेजेस तक पहुंचना है। ओपनिंग ये यूज्ड है, यानी ये एक डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, परचेजेस तक जाना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। परचेजेस निकालनी है तो ओपनिंग माइनस करना पड़ेगा और क्लोजिंग ऐड करना पड़ेगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है ना, तो परचेजेस तक उल्टा जा रहे हैं। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल 2940000 और क्लोजिंग 1740000 5280, ये आ गई परचेजेस। तो परचेज की एंट्री हो गई, रॉ मटेरियल डेबिट, और कैश दिया कि नहीं दिया, उधार पे खरीदे, ऐसी कहीं कोई बात? पिछले सवाल में तो था ना ऑन अकाउंट, यहां पर नहीं कहा। तो कैश करना है कैश कर दें, क्रेडिटर करना है क्रेडिटर कर दें। वर्किंग 1 5280, ये हो गई पहली। मटेरियल का कुछ और, ये तो हो गया परचेज। और मटेरियल, तो मटेरियल इशू, वो निकाल चुके हुए हैं। वर्क इन प्रोसेस F01 का 3888000 और वर्क इन प्रोसेस F02 का 2592000 और रॉ मटेरियल 6480000। ये मटेरियल हो। और सवाल में मटेरियल का कहीं कोई और जिक्र? चलिए, मटेरियल का सेट पूरा हो गया।
लेबर का सेट, लेबर के बारे में कहां क्या क्या कहा हुआ है। एक तो पहले टेबल से पिछले सवाल की तरह आवर्स यूज्ड और वेज रेट पता है, तो ये चार्जिंग वाली एंट्री में काम आएगा। और उसके अलावा पॉइंट 4 क्या इसमें कहीं कहा है कि एडमिन सेलिंग के लोग कितने हैं? नहीं कहे। और फैक्ट्री में और बाकी लोगों के कितने पैसे बनते हैं? कुछ नहीं बताया। सिर्फ इतना कहा है कि वेजेस 28 फरवरी को पे हो गई और टैक्स इतने रुपए काटा जो अगले महीने जमा कराएंगे। तो टोटल है कितना? टोटल तो दिया ही नहीं। वही पॉइंट 1 से जो निकलेगा, मतलब इन 2 जॉब पे ही काम हो रहा होगा फिर इस महीने। ये ऊपर लिखा भी हुआ है कि 2 जॉब्स का डाटा है, तो और डाटा है ही नहीं हमारे पास, इसलिए इन्हीं का शॉपर डेबिट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग ऑफ पेरोल, वेजेस कंट्रोल डेबिट, विद होल्डिंग टैक्स पेएबल 5 लाख, और कैश की अलग एंट्री करनी है तो ज्यादा बेहतर होता है, तो पेएबल टू एम्प्लॉइज। और इस मुश्किल में ना पड़े अभी के अमाउंट कैसे, पहले अगली एंट्री पे झांक लेते हैं। चार्जिंग ऑफ पेरोल, वहां निकाल तो लेनी ही अमाउंट, वो अमाउंट ऊपर लिख लेंगे। पहले टेबल से ये एंट्री कर लेते हैं ना, यही अमाउंट ऊपर लिख लेंगे। तो वर्क इन प्रोसेस F01 में कितना डेबिट? 27,500 इंटू 360। दूसरे में 21,600 इंटू 400। तो वर्क इन प्रोसेस F02 99,000,000 और वेजेस कंट्रोल 18,540,000। यही फिगर ऊपर लिख लेते हैं। वन 18,540,000 और 5 निकाल दें तो 04। और एक एंट्री बचाना चाहें तो बचा सकते थे, ऊपर ही कैश लिख दें, नहीं तो हम यहां लिख लेते हैं सैलरीज पेड। लेकिन दोनों नहीं पे, सिर्फ सैलरीज पेड। विदहोल्डिंग टैक्स पेएबल नहीं पे किया अभी, वो लिखा हुआ है अगले महीने पे करना है। हाँ जी, लेबर FOH का सेट, एक्चुअल FOH 0.1 2 3 4 5, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ। एक्चुअल FOH, हाँ जी, कितनी है? 11 मिलियन। FOH कंट्रोल डेबिट और
कैश, डेप्रिसिएशन बताई कहीं, तो बस फिर कैश ही हो। तो होती रहे। दूसरा काम अप्लाइड। अच्छा, यहां पर ना एक थोड़ा सा डेटा की इनकम्प्लीटनेस की वजह से ये कह रहे हैं टोटल लेबर आवर्स 1 लाख यूटिलाइज हुए। इन दोनों का टोटल करिएगा। फोर नाइन, तो ये तो सिर्फ 49100 आवर्स हैं, तो वो 1 लाख कौन से हैं? और भी कोई जॉब्स होंगी। तो अब जब हम अप्लाई कर रहे होंगे तो वर्क इन प्रोसेस F01 में, वर्क इन प्रोसेस F02 में, और कोई अदर जॉब्स कह के। अच्छा, ये एंट्री क्यों कर रहा हूं तीसरी के साथ बताऊंगा इसकी वजह क्या है। एप्लीकेशन के लिए OAR 120 रुपए पर आर, तो इसके आर्स हैं 27,500, इसके हैं 21,600, और बाकियों के फिर 50900। ये क्यों कर रहा हूं तीसरी एंट्री में बताता हूं। 33000000 259 FOH कंट्रोल 12। यहां तक कोई मुश्किल परेशानी? भाई ऐसा ही है। तीसरी एंट्री अंडर ओवर अप्लाइड। ये वाला डेबिट इसलिए करना पड़ा है कि अगर हम सिर्फ ये दोनों कर देते तो एक्चुअल तो सारे ही हैं, फिर आपका इससे डिफरेंस बहुत ज्यादा अंडर ओवर अप्लाइड आ जाता, तो वो पूरी पिक्चर ना होती। इसलिए हमें ये सारे के सारे 1 लाख आवर्स की अप्लाइड की एंट्री करनी पड़ी। अब सही 12 और 11 का फर्क ले सकते हैं। ये जो 11 मिलियन है, क्या सवाल पे कहा है कि ये सिर्फ इन दो जॉब्स के लिए है? नहीं, अलग से आखिरी पैराग्राफ लिखा है, और कंटिन्यूटी भी है कि 1 लाख आवर्स टोटल इस्तेमाल हुए। तो ये आखिरी पैराग्राफ के फ्लो से लग रहा है कि टोटल है सब। तो अगर आप यहां पर सिर्फ ये दो डेबिट करते तो क्रेडिट पे फिर इन दोनों ही का आता, यानी 6 को मिलियन। फिर उस 6 मिलियन को इससे कंपेयर करके आप 5 मिलियन का अंडर अप्लाइड निकाल देते। तो वो फेयर इसलिए नहीं होता कि ये तो पूरी फैक्ट्री के पूरे महीने के FOH है, बाकी जॉब्स के भी। क्योंकि बाकी का डाटा ही नहीं दिया हुआ था। यहां पर तो बता दिया टोटल 11 मिलियन, बाकी का डाटा ही नहीं था। अब तीसरी एंट्री में ये 12 और 11 से पता चल रहा है कि 1 मिलियन ओवर अप्लाइड। तो ओवर अप्लाइड को सवाल में कहीं कहा है कहां चार्ज करना है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ओवर अप्लाइड की एंट्री होती है FOH कंट्रोल डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट 1 मिलियन। ये FOH वाला सेट हो गया।
लास्ट पॉइंट, पॉइंट 5। अच्छा, ये बाकियों ने कोई अगर अब ध्यान दिया हो तो हो सकता है कोई बाद में सोच ले। ये बिल्कुल लास्ट सेंटेंस का क्या करना है, सबसे लास्ट सेंटेंस, आउट ऑफ विच 40% वर फिक्स्ड। कुछ भी नहीं करना, होते रहे फिक्स, हम कौन सा इनको इलाज ला के देख रहे हैं, हम तो एंट्री कर रहे हैं बस। फिक्स्ड है, वेरिएबल है, क्या फर्क पड़ता है, हम तो एंट्री कर रहे हैं। तो इसलिए आखिरी सेंटेंस का कोई मसला नहीं। पॉइंट नंबर 5, F01 तो अभी तक इन प्रोसेस है, तो ठीक है इन प्रोसेस, तो इन प्रोसेस होने की क्या एंट्री कर दें, कुछ भी नहीं, बस है, हुआ हुआ जगह जगह वर्क इन प्रोसेस डेबिट। F02 हो गई कंप्लीट और इसके फिनिश गुड्स बन गए। जॉब F02 कंप्लीटेड, फिनिश गुड्स बन गई। अच्छा, फिनिश गुड्स बन गई हैं, बाद में खराब हुई ड्यूरिंग द डिलीवरी टू कस्टमर, तो इसलिए फिनिश गुड्स की एंट्री पहले होगी, अगला सेंटेंस उसके बाद अलग एंट्री करेंगे। तो फिनिश गुड्स F02 डेबिट और वर्क इन प्रोसेस F02 क्रेडिट। और हमने हर जॉब का वर्क इन प्रोसेस अलग बनाना होता है, फिनिश गुड्स कर लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है। यानी फिनिश गुड्स एक ही नाम काफी है, वो भी सही है, या फिनिश गुड्स भी साथ नाम जोड़ लें तो भी सही है। वर्क इन प्रोसेस तो लाजमी हर एक का अलग बनेगा। कितनी अमाउंट, ओपनिंग, वो मटेरियल था। जी, F02 पे क्या क्या डेबिट किया है पहली एंट्री से देखें। मटेरियल कितना, 259200, लेबर कितनी, 864000, FOH कितना, 259200, 1382824000। अगला सेंटेंस, जब हम कस्टमर को चीजें बेच रहे थे तो रास्ते में 500 यूनिट्स हो गए खराब, तो कस्टमर ने खुशी खुशी कबूल कर लिए, कैसे पता रिटर्न कर दिया भाई, खरीद करेंगे तभी तो उनकी एनआरवी बता रहे हैं, वो कौन सी कहने जाओ कस्टमर को बता दो एनआरवी, जाके एनआरवी बता रहे हैं तो हमारी स्टॉक में वापस आएगा तो ही बता रहे हैं। तो जो 500 यूनिट्स हैं उनके अलावा टोटल कितने थे, 36, तो उनके अलावा 3100 तो फिर बिक गए, उन 3100 की फिर हम सेल की एंट्री कर लेते हैं। सेल प्राइस बताई है, सेल प्राइस नहीं बताई, तो या तो सेल वाली एंट्री ना करें या डेटर और सेल्स की एंट्री कर लें और उसकी अमाउंट छोड़ दें, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की एंट्री जी
13,824 डिवाइडेड बाय 3600 3840। तो हम कस्टमर को कितने यूनिट्स खैर खैरियत से पहुंचा गए? 3100 3840। ये तो कॉस्ट से एंट्री होगी ना, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री तो कॉस्ट से होगी, तो वो कॉस्ट ही है 11904000। और लास्ट एंट्री एनआरवी। ये जो एनआरवी है ना, ये इन्वेंट्री का चैप्टर जब पढ़ाया था तो बातें बताई थी आपको दो, कि हम ये भी कर सकते हैं कि ये नॉर्मल इन्वेंट्री में पड़ी रहे, सिर्फ एनआरवी राइट डाउन कर दें, या नॉर्मल इन्वेंट्री से उठा के अलग कमरे में रख दें और डैमेज इन्वेंट्री डेबिट कर दें। दोनों बातें सही हैं। इसमें वैसे सॉल्यूशन में वो अलग कमरे में रखा हुआ था, लेकिन ये इतना कोई जरूरी मसला नहीं है, ये सिंपली राइट डाउन भी कर सकते हैं। डैमेज्ड इन्वेंट्री रिकॉर्डेड अलग कमरे में इसलिए रखने वाली ट्रीटमेंट इसके सॉल्यूशन में शायद वही हो कि गए थे, वो शर्मिंदा हो गए, वापस आ गए, तो जब वापस आ गए तो रखा ही उनका दूसरे कमरे में। तो डैमेज्ड इन्वेंट्री कितने से डेबिट? इनकी एनआरवी से, जो कि 500 यूनिट्स है, 3840 कॉस्ट है और उसका 50% एनआरवी है 960,000। और ये जो नॉर्मल फिनिश गुड्स में पड़ी हुई थी वहां से निकाल दिया। हमने सेल ही 3100 की है। सवाल डन डन। और आपके पुरजोर उसरार पे एक सवाल और करा देता हूं। आप देखिए, जिद करेंगे तो फिर कराना पड़ेगा। हैं? अच्छा, अब ऐसा है कि इस चैप्टर में देखें, इससे नीचे जाके इस सवाल से, ऑटम 14 है और आगे चलें ऑटम 9। ऑटम 9 तो इससे शदीद आसान है ना, ये तो आप छोटे छोटे होते तक का सवाल है, ये तो उससे शदीद आसान है, ये तो ना भी दिल किए तो ना करना, पेज फाड़ देना बेशक। ऑटम 14 फिर हस्बे तौफीक है, करना हो तो कर लीजिएगा। ऑटम 14 हस्बे तौफीक करना हो तो कर लीजिएगा, वरना अगर आपको ये अगर होश में है इस वक्त वाकई और आपको ये काम आसान लग रहा है तो यही है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ये डन। अच्छा, अब ना एक काम जिनकी हो गई है बिल्कुल, बस बिल्कुल वो चले जाएं, क्योंकि ये लेक्चर शेयर तो होना है। एक ना सवाल है जो मैं होमवर्क देके डिस्कस करता होता हूँ, है कोई साल 1.5 साल पुराना, होमवर्क देके डिस्कस करता होता हूँ। वो सवाल
अजीब सा इसलिए था क्योंकि उसमें अजीब अजीब चीजें टेस्ट की हुई थी। वो मेरे ख्याल में खुद सवाल बनाते हुए सोच रहा था, मैं समझ गया था उससे एक एग्जामिनर से, ये अच्छा सवाल नहीं है, इसलिए मैं क्लास में ऐसा सॉल्व नहीं करता इसको। लेकिन इत्तेफाक से लास्ट दोनों सेशन से ये चैप्टर 5 चैप्टर 6 में ऐसे ही एक्स्ट्रा संडे को ही पढ़ा के करा रहा था, तो वो लेक्चर शेयर हो रहा था। तो इसलिए फिर इन दोनों अटेम्प्ट्स में ये कर रहा हूँ, तीसरी में भी ये करने लगा हूँ कि मैं इस सवाल को ना डिस्कस करता हूँ सोल्यूशन सामने दिखा के, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें बहुत अजीब सी हैं। वो एक्रूअल प्री पेमेंट और पता नहीं किस किस चक्कर में पड़ गया था। वो कॉस्ट का पेपर बनाते बनाते एक्रूअल प्री पेमेंट के अंदर चला गया हुआ था। तो इसलिए मैं इसको सिर्फ सामने सवाल और सोल्यूशन दोनों दिखा के डिस्कस कर लेता हूं। जिसकी बिल्कुल ही बस हो गई है, ये ना यही मौत वाकई हो जाए तो वो चला जाए, और ये लिंक तो शेयर हो ही जाएगा। तो जब आराम से कभी दिल किया तो ये पोर्शन देख लेना, लेकिन बुरी बुरी शक्लें बना के नौसत ना फैलाएं। जाना है तो चले जाएं, जो सरवाइव कर सकते हैं वो बैठे। सवाल और सोल्यूशन सामने डिस्कस कर रहा हूं प्रोजेक्टर पे, ठीक है? जिसने जाना है जाए, सीरियसली जाए। बाद में इस ये आखिरी जो 10-15 मिनट की डिस्कशन है बाद में बेशक देख लेना, लेक्चर तो शेयर मिल हो ही जाएगा आपसे। ये खत्म हो गया है चैप्टर, यही था, इतना ही था ये, और क्या करूं उसमें और। अच्छा चलिए वो ऑटम 14 भी अभी कर लेते हैं, ऑटम 9 भी अभी कर लेते हैं। यही है ना, दे दिया होमवर्क, दे दिया वो ऑटम 14 ऑटम 9 दे दिया होमवर्क भाई, यही है ना, और क्या निकालू उसमें से मैं, यही है, इतना ही है। तो एक सवाल डिस्कस कर रहा हूं सामने ही, अगर आपने बैठना है, हिम्मत है तो बैठ जाएं, लेकिन बुरी बुरी शक्लें बनानी है तो चले जाएं। और वो आप पोर्शन देख, क्लास तो कंटिन्यू ऑब्वियसली कर रहा हूं मैं, नूर खान को भी बता दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं, कैमरे में बता दूंगा मैं। तो जिसने जाना है चला जाए, जिसने रुकना है वो रुक जाए। बस ये एक सवाल डिस्कस करके फिर छुट्टी दे रहा हूं। हाँ जी कह रहे, तो फिर आप पढ़ लें सवाल। भाई पढ़ना है ना, डिस्कस करना है, मैंने सिर्फ बोलना थोड़ी है, डिस्कस करना है इस चैप्टर का पहला। हाँ जी क्या जी? सर्विस कॉस्टिंग बस ये होती है कि जो बिजनेसेस सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी अपनी कोई ना कोई कॉस्टिंग करते होंगे। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, वो किस सवारी से कितना टिकट ले, उसने अपने लिए कोई तो कैलकुलेशन की होगी। वो कैलकुलेशन क्या करता होगा? रुपीस पर यूनिट। ट्रांसपोर्ट बिजनेस वाला है पर नहीं, पर लीटर नहीं, उसने सवारियों से पैसे लेने, वो डबल यूनिट भी करता होगा। यानी वो बिजनेस अपनी कैलकुलेशन करता होगा पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ये कैसे करना है वो कोई मसला नहीं है सवाल में पूछने वाला, बस ये नॉलेज के लिए ही थोड़ी सी बात लिखी हुई है। तो इसमें सवाल वाला कुछ नहीं होता, ये सर्विस कॉस्टिंग होती है। आप लोग पढ़ लीजिए इसी चैप्टर का पहला सवाल, गुलशन एंटरप्राइजेस पढ़ लीजिए। मैं सामने स्क्रीन पे ही इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेता हूं। सवाल पढ़ने को कहा है सबको, जिसने जाना है जाए, लोग बैठे फिर सवाल पढ़े, फिर मैं सवाल सुन भी लूंगा आपसे।
हाँ जी, ऑटम 23 और स्प्रिंग 24, ये 2 अटेम्प्ट्स पता नहीं उसने क्या सोच के बनाई थी, ये उन्हीं 2 अटेम्प्ट्स के सवाल है। ये रीडेबल है वैल्यूज? ठीक है, ये जितने लोग बैठे रह गए हैं ये पड़े रह गए, इसकी उठा नहीं गया इनसे। ये 3 जॉब्स हैं, अगस्त के महीने का डाटा है। तीनों जॉब्स के अंदर जो यूनिट्स हैं वो बताए हुए हैं और सेल प्राइस पर यूनिट। ओपनिंग, ये कहां से आ गया ओपनिंग? ये दोनों जॉब्स पिछले महीने से चल रही होंगी, ये उनके वर्क इन प्रोसेस का बीडी है। ओपनिंग बैलेंस तो फिर इन जॉब्स का ओपनिंग बैलेंस है। और ये महीने ड्यूरिंग द मंथ मटेरियल, लेबर और एफओएच। और एफओएच की कहानी ये लिखी हुई है कि पूरी फैक्ट्री के जो ओवरहेड्स हैं वो तो 245 हैं कॉमन, वो लेबर की रेशियो में जॉब्स में बांटने हैं। ये एक मशीन का जिक्र है, यहां वो प्री पेमेंट एंड एक्रूवल टेस्ट कर रहा है। इस पूरे पैराग्राफ में उसने प्री पेमेंट का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया। फिर उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1, ये एक जॉब कंप्लीट हुई, फिर उसका बचा हुआ मटेरियल, फिर उसकी सेल, फिर पॉइंट नंबर 2 दूसरी जॉब पूरी हुई, पॉइंट नंबर 3 तीसरी जॉब में से कुछ खराब हुआ, वो मटेरियल बेचना, ये डाटा बताया हुआ है। और सवाल की रिक्वायरमेंट है एंट्रीज। कैसे पता इस टॉपिक का सवाल है? एंट्रीज पूछी हैं और ये जॉब्स गिवन है, तो इस टॉपिक का सवाल है। मटेरियल, आपको कहीं भी मटेरियल का दोबारा कोई जिक्र नहीं किया खरीदने का, सारा का सारा यही ऊपर टेबल में है, वो भी सिर्फ वो जो मटेरियल इशूड है। तो बस सिर्फ एक ही एंट्री कर सकते हैं, वर्क इन प्रोसेस ये वाला डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ये वाला डेबिट, वर्क इन प्रोसेस ये वाला डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट। ये देखें पहली एंट्री, बस इसके अलावा मटेरियल और कुछ नहीं है। ये वैल्यूज चेक करते हैं, 280, 1760, 1600। ओके, लेबर कोई पेरोल टैक्सेस कुछ जिक्र नहीं है,
पेरोल रिकॉर्ड करने का नीचे कहीं कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ पेरोल चार्ज्ड है बस। इन जॉब्स को इतना इतना लेबर चार्ज करना है, सिर्फ चार्जिंग की एंट्री कर सकते हैं। ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट और वेजेस कंट्रोल क्रेडिट, ये हो गया। मटेरियल लेबर डन, और है ही नहीं परचेज का, पेरोल चार्ज करने का, रिकॉर्ड करने का है ही नहीं। तो बस जितनी इंफॉर्मेशन थी वही 2 एंट्रीज हो सकी। मटेरियल लेबर, एफओएच। एफओएच एक तो ये एक्चुअल है या अप्लाइड है, कैसे पता? ड्यूरिंग द मंथ फैक्ट्री ओवरहेड्स अमाउंटेड टू इतने। अप्लाइड किधर है? कहीं का डाटा नहीं है, तो बस ये अप्लाइड के बराबर ही होगा। हम अप्लाइड वाली एंट्री फिर नहीं कर सकते, डाटा ही नहीं है। तो इसलिए एक्चुअल एफओएच, जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग में अगर अप्लाइड नहीं गिवन ही एक्चुअल है तो फिर एक्चुअली यूज करेंगे ना। तो एफओएच अप्लाइड का डाटा ही नहीं है, इसलिए एक्चुअल एफओएच का ही डेबिट, एक्चुअल एफओएच का डेबिट वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा। हम लोग अप्लाइड एफओएच का डेबिट वर्क इन प्रोसेस में, अच्छा मैं किसकी तरफ देख के बोलूं? क्योंकि मैं जिसकी तरफ देखता हूं मुझे अंदाजा होता है कि उसको पता नहीं बात क्या हो रही है। एफओएच अप्लाइड की एंट्री होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और एक्चुअल एफओएच कंट्रोल में डेबिट होते हैं। हमें डाटा दिया ही सिर्फ एक्चुअल एफओएच का है, अप्लाइड एफओएच का कोई डाटा नहीं है, और वो कह भी रहा है कि जॉब्स को एलोकेट करना है। तो जब अप्लाइड का डाटा है ही नहीं तो इसी एक्चुअल वाले को ही वर्क इन प्रोसेस में डेबिट करना पड़ेगा। 245 तो गिवन है, और ये उसने जो पी पेमेंट टेस्टिंग की है, ये आते हैं जी इधर वर्किंग 1 पे देखें। जो 245 दिया है वो तो 10, 40 और 20 की रेशो में बांट दिया। ये 245 10, 40, 20 की रेशो में बांट दिया। अब आए उससे अगले पैराग्राफ की कहानी। हमने 16 अगस्त को, मिड ऑफ मंथ, 16 अगस्त को एक मशीन किराए पे ली 3 महीने के लिए, और जो पैसे दिए, अच्छा मैचिंग कॉन्सेप्ट भी है बीच में, इतना पैसा एडवांस में दिया और बाकी एंड पे 4.8 और 2.4 ये इस मशीन का किराया, और ये इस मशीन को यहां तक लाने का खर्चा। तो इस स्पेशल मशीन को 3 महीने इस्तेमाल करने का टोटल खर्चा हमें पड़ेगा। इसमें से फॉर द मंथ ऑफ अगस्त सिर्फ 15 दिन गुजरे हैं, क्योंकि 16 अगस्त को किराए पे लिए, तो ये 15 दिन का किराया एक्सपेंस बन जाएगा। ये 3 महीने का एक्सपेंस होना चाहिए ना, 15 दिन नहीं, आधा महीना। और ये किस जॉब के लिए ली है मशीन, इसलिए इधर आएगा। ये इस पैराग्राफ की कहानी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। चलें, जिनको समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या रिपीट करूं, आप ये लेक्चर प्ले करके देखिए, 4 दफा सुनिएगा बेशक। .8 और 2.4 ये 2 पेमेंट्स करनी है, ये बन गया 7.2। ये उस मशीन को लाने का किराया, मशीन 3 महीने इस्तेमाल करने का खर्चा हमें ये पड़ेगा। उस 3 महीने में से अभी सिर्फ आधा महीना गुजरा है, और ये इस तीसरी जॉब के लिए हुआ है, तो यहां पर चार्ज होगा। इन तीनों जॉब्स का हमने एफओएच निकाल लिया। एंट्री क्या होगी? तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट, और नहीं, अब तो अप्लाइड और एक्चुअल का फर्क ही नहीं डाल रहे हम। एक्चुअल की एंट्री होती एफओएच कंट्रोल डेबिट कैश क्रेडिट, अप्लाइड की एंट्री होती वर्क इन प्रोसेस डेबिट एफओएच कंट्रोल क्रेडिट। तो हम तो इन दोनों को इकट्ठे कर रहे हैं, तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट कैश क्रेडिट। अब यहां प्री पेमेंट टेस्ट हुई है वो ऐसे, ये देखिएगा जरा, ये उस वर्किंग में तीनों कॉलम का टोटल है। कैश अभी सारा नहीं गया, 245 गया है, 4.8 गया है, 2.4 नहीं गया अभी, और ये किराया वो लाने का। कैश अभी इतना क्रेडिट होगा, तो बैलेंसिंग फिगर फिर प्रीपेड एक्सपेंस। ये 3 फिगर्स, ये पीछे वर्किंग में दिखाइए।
ये तीनों वर्क इन प्रोसेस डेबिट। कैश कितना क्रेडिट? 245 पे हो गया। चीन का 4.8 पे किया है, 2.4 अभी पे नहीं किया, वो तो आखिर में पे होना है। और ये लाने का किराया, अभी कैश इतना है जो जेब से गया है, तो बाकी प्रीपेड। और प्रीपेड अगर बैलेंसिंग नहीं तो चले ऐसे देख लें कि इतने पैसे जेब से गए, इतने पैसे जेब से गए और इतना अभी इनमें से एक्सपेंस बनाया है, तो बाकी प्रीपेड। ये इस पैराग्राफ का सॉल्यूशन। मटेरियल भी चार्ज हो गया, लेबर भी चार्ज हो गई, एफओएच भी चार्ज हो गया। ये हो गया ये टेबल और फैक्ट्री ओवरहेड्स तक। जी अच्छा, अभी जो शक्लों की हालत देख रहा हूं ना मैं एक बार पूरी कर लूं, फिर जिसने जो अगर पूछना है मैं देता हूं जवाब। एक एक अगर पे एक एक माथे में सिलवटें आएंगी, एक एक अगर पे एक एक अगर सबको तकलीफ पहुंचाएगा। पॉइंट नंबर 1, पहली जॉब पूरी हो गई, फुल स्टॉप। एंट्री फिनिश गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। कितने से ये वर्किंग में हमें इसकी अमाउंट निकालनी पड़ी? वर्क इन प्रोसेस का बीडी दिया हुआ था, ये मटेरियल और ये लेबर और ये एफओएच, और वो जो 5 माइनस है अपॉन कंप्लीशन अनयूज्ड मटेरियल जो कि इस जॉब को इशू कर दिया हुआ था, यानी वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर दिया था, वो इस जॉब से निकाल के इस जॉब में भेज दिया, तो ये वाला वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, ये वाला वर्क इन प्रोसेस डेबिट। तो ये वर्क इन प्रोसेस डेबिट क्रेडिट ट्रांसफर होने से इसलिए ये वर्किंग 2 के अंदर ये 5 लेस हो रहा है। बीडी, मटेरियल, लेबर, एफओएच, इतने में जॉब ए हो गई कंप्लीट। तो 920 से फिनिश गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। और इस 920 मिलियन में कितने यूनिट्स बनाए हैं हमने? 20। तो एक हमें इतने रुपए कॉस्ट कर रहा है। ये क्यों निकाला? आगे चलते हैं। 20 यूनिट्स फिनिश गुड्स तक पहुंच गए, इनमें से 14 कस्टमर को बेचे, तो फिर सेल्स 14 की रिकॉर्ड करनी, इसलिए पर यूनिट कॉस्ट निकाली। और कितने के बेचे? ये वो उधर छत पे है अभी, 55 मिलियन रुपए का एक। तो 14 यूनिट्स इस प्राइस पे सेल रिकॉर्ड और 14 यूनिट 46 पे कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड। ये हो गई सेल की एंट्री 14 यूनिट्स 55 पे, और ये हो गई कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री 14 यूनिट्स 46 पे। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। और ये रिमेनिंग 6 की एंट्री वो सितंबर में होगी, हमसे सिर्फ अगस्त पूछा है, तो ये पॉइंट 1 की एंट्री। अगर कोई सरवाइव कर रहा है इतनी देर तक और सुन रहा है बातें, यहां तक कोई सवाल? हाँ जी, फिर अगर मारेंगी साथ वाली। पॉइंट 2, जॉब बी में से अभी 16 कंप्लीट हुए हैं। जॉब बी में टोटल थे कितने? 40। उनमें से अभी 16 कंप्लीट हुए हैं, तो हमें उन 16 को भी वहीं इंतजार कराना चाहिए या उनमें फिनिश गुड्स की एंट्री कर लेनी चाहिए? कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें उनकी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो जितना खर्चा अभी तक इस वर्क इन प्रोसेस में डेबिट गया है, उसमें तो अभी क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी आ रहा होगा। तो या तो पर यूनिट निकालने के लिए हमें ईपी पता हो, फिर तो पर यूनिट कॉस्ट निकालें। तो उसने ईपी के तकल्लुफ की बजाय उसने कहा जी आप इस 95 को यूज कर लें, जितना खर्चा अब तक लगा चुके हैं वो ले लें, साथ इसको भी ऐड कर लें, और फिर इनको 40 से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकालें। तो जो 14 यूनिट बन गए ये उनकी कॉस्ट है, और 14 यूनिट्स को वर्क इन प्रोसेस से निकाल के 16 यूनिट्स
वर्क इन प्रोसेस से निकाल के फिनिश गुड में डाल दी, तो वो भी वर्क इन प्रोसेस आ रहे होंगे। बस ये जो 16 बन गए हैं, हमने तो इनकी एंट्री करनी है, जो नहीं बने वो नहीं बने, वो तो आ रहे होंगे सीडी। ये .2 चले बस आगे आगे। .3 आग लग गई। और तीसरी जॉब पे जो मटेरियल जॉब पे इशूड था इतनी कॉस्ट वाला, वो जल गया। इंश्योरेंस वालों ने इतने के पैसे दे दिए रिसीव्ड, और जो बाकी सड़ी हुई लाशें थी वो हमने इतने के और बेच दिए। तो टोटल कैश कितना मिल गया? 18 का 80% क्या बना? और 1 मिलियन। तो ये मिल गया कैश, पूरे 18 को इस जॉब से निकाल दिया और बाकी पीएनएल। बस खत्म है वो, बाकी पीएनएल। कौन से सेल किए? चलें ठीक है, अल्लाह।